तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें हम आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करवाने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ इन क्वेश्चन के साथ साथ हम इंपॉर्टेंट इसके आसपास के जो क्वेश्चन आने की संभावना है उनको भी बताएंगे, जिससे कि इसी वीडियो लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं और आप आसानी से अप्लाइड मैथ्स में पास हो जाओ। तो इसका सेक्शन ए हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, वो शायद आपने देख लिया होगा स्टूडेंट। अब हम चलते हैं सेक्शन बी पे, जो कि है 30 मार्क्स का। इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं 7 क्वेश्चन में से, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x की होल पावर 6। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। कभी इंडिपेंडेंट टर्म पूछा जाता है x का, कभी x की पावर 6 का कोफिशिएंट पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना कि वी नो दैट जनरल टर्म, पूरा जनरल टर्म लिख सकते हैं आप, व्यापक पद। हाँ, जनरल टर्म ऑफ x + a की पावर n इज, x + a की पावर n का जनरल टर्म क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, नहीं पता तो डिटेल वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके आप बाइनोमियल थ्योरम के देख लीजिए। तो x + a की पावर n का जो जनरल टर्म होता है स्टूडेंट, वो होता है tr + 1 से डिनोट उसको करते हैं, और ncr पहले वाले पद x की पावर n - r दिस माइनस दिस इनटू सेकेंड वाला टर्म a की पावर जो नीचे होता है बेस में o r। ठीक है, तो जनरल टर्म ये होता है ncr पहले वाले पद की पावर n - r और सेकेंड वाले पद की पावर r, x की पावर n - r, a की पावर r, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जब जनरल टर्म ये है, इसका जनरल टर्म ये है, देयरफॉर जनरल टर्म ऑफ जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है 2x² - 1/x की होल पावर 6 इज, तो जब इसका जनरल टर्म ये है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? तो इसका जनरल टर्म होगा स्टूडेंट tr + 1 से डिनोट करते हैं जनरल टर्म को, और ncr n की जगह, देखिए n की जगह पे अब 6 है, देखो n की जगह पे 6 है, फर्स्ट टर्म की जगह पे 2x² है, सेकंड टर्म की जगह पे -1/x है। ठीक है, तो n इसमें रखेंगे ncr, n की जगह 6 आएगा अब। हाँ, तो 6cr, r फिक्स रहेगा क्योंकि जनरल टर्म में r होता ही है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2x² है, 2x² है, उसकी होल पावर n - r, तो यहाँ 6 - r हो जाएगा। ओके, सेकंड टर्म a है, यहाँ पे -1/x है। ठीक है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, r। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो गिवन बाइनोमियल है उसका जनरल टर्म निकाल लीजिए भैया। ठीक है, उसका जनरल टर्म अब इसमें करना क्या है कि आपको सेपरेट करना है। क्या सेपरेट करना है? tr + 1 = इसमें सेपरेट करना है आपको कि x एक तरफ और y एक तरफ। भले आप चाहो तो पहले यहां पे थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे कि 6cr, हाँ ओके, इनटू 2 की पावर 2 और x² की पावर अलग अलग कर सकते हैं इसको, तो 2 की पावर यहां पे लिख सकते हैं 6 - r, और x² की पावर लिख सकते हैं 6 - r, अलग अलग लिख सकते हैं। 2 की पावर 6 - r, x² की पावर 6 - r। ठीक है, अब यहां पे -1 की पावर r, x की पावर r अलग अलग कर सकते हैं, इनटू -1 की पावर r अपॉन x की पावर r, इसको भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो -1 की पावर r, केवल x रखेंगे बाहर और सब एक ब्रैकेट में हम पैक करेंगे। देखिए, -1 की पावर r, फिर 2 की पावर इनटू 2 की पावर 6 - r इनटू 6cr, ये हो गया आपका एक। उसके बाद x का टर्म अलग अलग बच गए। ठीक है, इनटू, अब देखिए यहां पे x की पावर क्या है, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूना 12 -2r, 12 - 2r, और ये x की पावर r ऊपर जाएगा तो माइनस का r हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा तो -3r हो जाएगा। तो x की पावर हो जाएगा यहां पे 12 - 3r, इसको और इसको मिला के। ठीक है,
क्योंकि देखो x की पावर हो जाएगा 12 माइनस 2r, है ना, और अपॉन में क्या है x की पावर r, ये x पावर ऊपर आगे जाएगा तो x की पावर माइनस r हो जाएगा ना, ऊपर यहां से ऊपर जाएगा जब, और जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12 माइनस 2r माइनस r, तो 12 माइनस 3r हो जाएगा, 12 माइनस 3r हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले जनरल टर्म फिर इसका जनरल टर्म, और उसमें जनरल टर्म ऐसा देखना है कि x वाला बाहर रखना है और सारा अंदर पैक कर देना है, क्योंकि हमें x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहिए। x से मुक्त पद कब होगा, जब x की पावर 0 होगा, है ना। तो अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और जो x की पावर है उसको इक्वेशन 1 में 0 रखते हैं। देयरफॉर पुट 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें x की पावर 0 चाहिए, x से मुक्त पद चाहिए, फ्री फ्रॉम x, मुक्त पद नहीं मुक्त पद तो 12 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो यहां से r इज इक्वल टू हो जाएगा 12, 3 बटे में जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 पुट 12 माइनस 3r इक्वल टू 0 एम्प्लाइज r इज इक्वल टू 4, यहां से r इक्वल टू 4 आ रहा है इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में r की जगह पे 4 रख दीजिए और 12 माइनस 3r की जगह पे 0 रख दीजिए, तो 1 एम्प्लाइज देखिए t r की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 लिख देते हैं ना। ओके, माइनस वन की पावर r की जगह पे 4 रखो भैया, और इनटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2 होता है, 6 माइनस 4 r की जगह 2 4 रखेंगे ना तो 6 माइनस 4 2, है ना, इंटू 6c r की जगह पे 4 रखिए और x की पावर यहां पे क्या हो जाएगा 0। तो अब इसमें x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो x यहां से खत्म हो जाएगा, तो वही हमें x से मुक्त पद चाहिए, तो t5 मतलब पांचवा पद x से मुक्त पद होगा, फ्री फ्रॉम x, फिफ्थ टर्म x से फ्री टर्म होगा, है ना, क्योंकि x पावर 0 आ गया, तो वही हमें चाहिए था। अब देखिए अब ब्रैकेट लगाने, -1 की पावर 4, माइनस की पावर इवन नंबर होता है तो प्लस हो जाता है, तो ये तो +1 हो गया। ठीक है, 2 की पावर 4 2 दूना 4 हो गया, इनटू 6c4, देखिए स्टूडेंट 6c4 जो होता है ना, इसको 6 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, तो 6c2 हो जाता है ये, और 6c2 को सॉल्व करते हैं तो 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, ये तरीका है शॉर्टकट तरीका। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं 6c4 का, 2 से 6 काटे, 2 3 6 और 5 3 15। ठीक है, 15 आ रहा है भैया। ठीक है, क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ओके, और ये तो हो गया भैया 0 x पर 0 1, हाँ, और ये ठीक है, तो 15 4 जा 15 चक्कू 60, 60 आंसर आ रहा है आपका। तो 60 जो है, जो पांचवा टर्म है इसको 60 है, इसमें x है ही नहीं, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम x है और वो फिफ्थ टर्म है 60। ठीक है, तो इस टाइप से इसको आप बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा स्टूडेंट। और एक फिर मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, उसको आप कर लीजिएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया जो होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आपको ये बताया हुआ समझ में आ गया है और आप 100% पास हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द, लिखिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब -2 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 12। ठीक है, मतलब ये जो बाइनोमियल इसकी पावर 12 है, इसका जब प्रसार करेंगे द्विपद दिश के प्रसार में x की पावर 11 का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसमें इस वाले क्वेश्चन में फ्री फ्रॉम x वाला टर्म चाहिए था, मतलब x की पावर 0 का गुणांक चाहिए था, इसमें x की पावर 11 का गुणांक चाहिए। तो जब x की पावर 0 का गुणांक चाहिए, तो जो x की पावर थी उसको हमने 0 के बराबर रखा,
अब इस क्वेश्चन में अगर x की पावर 11 का गुणांक चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, तो जो x की पावर आएगी उसको 11 के बराबर रखना पड़ेगा। बस इतना अंतर है, यहां 0 के बराबर रखा, वहां 11 के बराबर रखना पड़ेगा। और स्टूडेंट सॉल्व करके जरा मुझे बताइए कमेंट में कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो आपको गिवन है 10a की वैल्यू दे रखी है, 10a इज इक्वल टू 5/6 दे रखा है और 10b इज इक्वल टू 1/11 दे रखा है। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि a प्लस b इज इक्वल टू π/4 होता है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो कैसे होगा जी प्रूफ? हाँ, तो स्टूडेंट आपको इससे थोड़ा आइडिया आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो यहां पे समझ में आ जाएगा। और डिटेल लेक्चर पढ़ना है तो वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पे डिटेल से क्रम से आपको लेक्चर मिल जाएंगे। 10a और 10b दे रखा है, आपको a प्लस b निकालना है जी। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और नहीं है तो नहीं कर सकते। 10a प्लस b इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10b। अगर यहां माइनस होता, अगर माइनस होता तो यहां 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10, तब यहां माइनस हो जाता है, ये प्लस का हो जाता है। ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, ये माइनस रहता है। ठीक है, ये याद रखेंगे जी। ओके, 10a प्लस b तो आपको निकालना है, a प्लस b निकालना है। 10a की वैल्यू 5/6 दे रखी है, प्लस 10b की वैल्यू 1/11 दे रखी है, अपॉन 1 माइनस 10a 5/6 इंटू 10b 1/11। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। हाँ, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 11 पंजे 55 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 11 छक्के 66। ठीक है, अपॉन यहां पे देखिए 11 छक्के 66 हो गया और 5 कम 5/66, एलसीएम ले लो। 66 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 66, इससे ये कट जाता है। और 55 और 6 61 होता है, और 66 माइनस 5 भी 61 होता है। तो कहने का मतलब इज इक्वल टू 1 आ रहा है। हाँ, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है जी। और 1 जो है 1 आ रहा है ना, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 10 में? ये पता होना चाहिए भैया, 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है? 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 की जगह 10 π/4 लिख सकते हैं ना, 10 π/4 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 से 10 दोनों तरफ 10 हो जाएगा ना, तो 10 से 10 काटते नहीं लेकिन हट जाता ऑटोमेटिक। 10 से 10 हट जाएगा तो a प्लस b बराबर क्या मिलेगा? π/4 मिलेगा। यही प्रूव करना था भैया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन स्टूडेंट, अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला याद है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। आपको U दे रखा है, U इज इक्वल टू, U मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। अगर आप सेट थ्योरी का डिटेल लेक्चर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 1 2 3 डैश 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 10 का मतलब है ये पूरे नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे U का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे A का मतलब A भी दे रखा है जी। A है आपका 7 8 9 और 10, ठीक है जी। और B है आपका 1 5 7 9, ठीक है स्टूडेंट। और C है आपका 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये दे रखा है, आपको C डैश निकालना है। देयरफॉर C डैश इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट किसी का भी डैश निकाल लो, मान लीजिए A डैश निकालना है तो A डैश इज इक्वल टू होता है U माइनस A, B डैश इज इक्वल टू होता है U माइनस B। मतलब जिसका डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सेट, A का कॉम्प्लीमेंट, हाँ A का कॉम्प्लीमेंट, A डैश इक्वल टू U माइनस A, B डैश इक्वल टू U माइनस B। जिसका भी डैश निकालना हो उसको U में से माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, बस कुछ नहीं करना है और, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, अब C डैश निकालना है तो U माइनस C करना पड़ेगा ना, U माइनस C इज इक्वल टू, C डैश निकालना है मतलब U माइनस C करो।
ए डैश निकालो यू माइनस ए, तो इसलिए सी डैश इक्वल टू यू माइनस सी। अब यू में से सी माइनस कर दो, यू में से सी माइनस कर दो। यू में से सी माइनस करने का तरीका क्या है, देखो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, सेट a में से सेट b माइनस करने का मतलब होता है कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो यहां लिख दो। a माइनस बी का मतलब a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है उनको यहां लिख दो, उसको a माइनस बी बोलते हैं। u माइनस सी क्या होगा, u के वो एलिमेंट जो c में नहीं है वो उनको यहां लिख दो, वो c डैश हो जाएगा। तो u के कौन से एलिमेंट है जो c में नहीं, उनको यहां लिखते जाओ। 1 c में नहीं है लिख दो, 2 c में है 3 c में नहीं है लिख दो, 4 c में है इसको रहने दो, 5 c में नहीं है, जो c में नहीं उनको लिख दो, u के वो एलिमेंट जो c में नहीं है। 6 है, 7 नहीं है c में, 8 तो है, 9 नहीं है, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो सी डैश का मतलब यू के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है उनको लिख दो, वो सी डैश होता है जी। ठीक है जी, ओके। अच्छा अब होता है एंड। अब एक चीज और निकालनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों का यूनियन, ए बी सी तीनों का यूनियन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट उसमें हो। हाँ, तो 1 2 वैसे यूनिवर्सल सेट से ज्यादा होने से 1 भी है, 2 भी है, 3 इसमें कहीं नहीं है इन तीनों में। या एक तरीका तो यह है कि ए के लिख दो, बी के भी लिख दो, सी के भी लिख दो, सारे एलिमेंट। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए और बी सी सब के एलिमेंट। लेकिन जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट, मान लीजिए आपका 10 यहां भी है यहां भी है, तो 2 बार नहीं लिखना होता, एक ही बार लिखना होता है। ठीक है ना, तो इसको तरीका मैं बताऊं आपको कैसे लिखेंगे आप, कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब ए बी सी के सारे एलिमेंट लिख दो। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एक एलिमेंट लिख देते हैं, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 बाद में लिखो, 7 पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 लिख दो, एक एलिमेंट लिख दो सारे, 7 8 9 और 10। ठीक है, लिख दिया। बी के भी लिख दो सारे, बी के लिख दिया, 1 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 नहीं लिखेंगे अब क्योंकि 7 आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 9 भी नहीं लिखेंगे, वो भी आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब सी के लिख दो जी सारे, 2 भी लिख दो, 4 भी लिख दो, 6 भी लिख दो, और 8 आ चुका है और 10 भी आ चुका है, तो यहीं तक लिखो जी। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। ए बी सी के सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। इसमें आप देखेंगे तो ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट होने, सी के सारे एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, तो ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अब है जी ए माइनस बी निकालो जी, क्या होगा। अच्छा जी, अब देखिए स्टूडेंट, ए माइनस बी कैसे निकलेगा। हाँ, ए माइनस बी का मतलब होता है ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है, 7 बी में है क्या, है, इसको नहीं लिखेंगे। 8 बी में है क्या, नहीं है, तो लिख दो। 9 बी में है क्या, हाँ है। 10 बी में है क्या, नहीं है, तो 8 10 मतलब ए माइनस बी का मतलब ए के एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 8 10 आंसर। ठीक है, अगर यहां पे आपको बी माइनस ए बोला जाए तो बताओ कमेंट में, मुझे तुरंत बताओ बी माइनस ए, बी के एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी माइनस ए क्या होगा स्टूडेंट, जरा मुझे बताइए कमेंट में आंसर करके फटाफट। तो जो क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट मैं करवा रहा हूं उनके एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, और पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी मैंने डिटेल वीडियो के साथ अपलोड कर रखे हैं, डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर रखे हैं, उनको भी जरूर देख लीजिए। पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपने अच्छे से देख लिए, समझ लिए, तो 100% आने वाले एग्जाम को आप पास कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट, 16 में क्या है कि आपको दे रखा है कि इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट और 9x² माइनस 3x माइनस 5 अपॉन 7x² प्लस 5x प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करना है, और मतलब ये लिमिट लगा रखी है, तो लिमिट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, डिटेल लेक्चर हमने बना रखे हैं, इसको कैसे सॉल्व देखिए। हाँ, इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट का मतलब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दो जी। ठीक है, लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी तो फिर उसको पहले रिमूव करना पड़ेगा। जैसे एक्स की जगह इनफाइनाइट रखें तो इनफाइनाइट इंटू 9 इनफाइनाइट, 3 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, एक्स की जगह इनफाइनाइट तो पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा ऊपर।
इनफाइनाइट हो जाएगा, अपॉन यहां इनफाइनाइट रखें तो नीचे का भी पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म आ जाएगी, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 प्रकार की इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, ऐसे करके 7 फॉर्म्स होती है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 फॉर्म्स होती है जिसमें आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो जब 0 अपॉन 0 की फॉर्म या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म हो तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। उसमें ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तब तक करना पड़ता है जब तक कि इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती, लेकिन यहां पे हम इसको और तरीके से कर सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल से आप खुद कर लेना। दूसरा क्या है, जब भी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म हो और ऊपर वाले की पावर, जो फंक्शन है उसकी पावर, किसी भी फंक्शन की पावर क्या होती है कि जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उस फंक्शन की पावर होती है। यहां पे x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इस पूरे की पावर क्या हो गई, 2। हाँ, दो पावर का फंक्शन है, इसकी पावर क्या हो गई, इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2, ये भी 2 पावर का हो गया। जब दो सेम पावर के फंक्शन ऊपर नीचे हो और लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट लगी हो, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट की फॉर्म आ रही हो, तो एक्स स्क्वायर जो मैक्सिमम पावर है, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करने पर किया जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उससे क्या होता है स्टूडेंट, जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अंश और हर को, तो उसमें x अपॉन में चला जाता है। और स्टूडेंट आपको पता है जब x अपॉन में जाएगा तो इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, x की जगह इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट अपॉन में जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। लेकिन अगर ऊपर हो इनफाइनाइट तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अगर x ऊपर हो नीचे तो इनफाइनाइट, लिमिट रखेंगे तो इनफाइनाइट ऊपर रहेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड होता है। और जब इनफाइनाइट नीचे चला जाता है 1 अपॉन इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू 0 होती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि x अपॉन में चला जाए, फिर लिमिट रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा, तो यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर, तो पहले टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 9 बचेगा, माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स कटेगा, 3 अपॉन एक्स बचेगा, माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो पूरा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है जी। तो यहां पे देखेंगे आप, ऊपर थे एक्स, अब डिवाइड में चले गए दोनों एक्स, ऊपर कोई एक्स नहीं बचा, इसलिए हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया कि ऊपर कोई एक्स ना बचे। अब डिनोमिनेटर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, प्लस 5x को डिवाइड करेंगे तो 5 अपॉन एक्स बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन में रहेगा तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पे भी नीचे चला गया जी, ठीक है जी। अब आप रख दीजिए, जैसे यहां रखा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रही थी, वो आंसर नहीं था। अब इनफाइनाइट एक्स की जगह लिमिट लगा दीजिए, मतलब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दीजिए। हाँ, अच्छा, तो 9 माइनस 3 अपॉन एक्स की जगह इनफाइनाइट, माइनस 5 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, हाँ, अपॉन इन लिमिट लगा देने का मतलब एक्स की जगह इनफाइनाइट रख दो, अब आगे लिमिट नहीं रखेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। 7 प्लस 5 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अच्छा, 9 माइनस 3 अपॉन इनफाइनाइट, जब अपॉन में इनफाइनाइट होता है, ऊपर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ध्यान रखना। ऊपर 1 लाख बटे इनफाइनाइट भी 0 होता है, 1 बटे इनफाइनाइट भी 0 होता है, 3 बटे इनफाइनाइट 0 होता है, ये 0, ये 0, ये 0 अपॉन 7 प्लस ये 0 प्लस ये भी 0, हाँ, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, तो 9 बटे 7 आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। एक तरीका दूसरा ये भी चेक करने का कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और पावर सेम हो ऊपर नीचे, तो आंसर हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आता है, 9 बटे 7, ठीक है, 9 बटे 7 आंसर आता है। अच्छा जी, चलिए, अब मैं सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन मैं एक होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको भी इवेलुएट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट।
अगर आपने कर लिया ये तो समझ लीजिए आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं और आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट। और हम यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट, ये मान के चलते हैं कि आपने हमारे डिटेल वीडियो लेक्चर सीरियल से पूरे 6 मंथ सीरियल से पढ़े हैं, नोट्स बनाई हैं, उसी प्रकार से हम उस स्पीड के साथ हम यहाँ पे फिर करते हैं कि आपको काफी कुछ आता है, हम रिवीजन कर रहे हैं, जैसे इस प्रकार से हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, और इस अगर कोई इसमें कवर नहीं कर पा रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो लेक्चर डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का है और डिमाइवर थ्योरम से ये सॉल्व होगा, ये डिमाइवर थ्योरम से सॉल्व होगा स्टूडेंट। और डिमाइवर थ्योरम डिटेल वीडियो लेक्चर में आप देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यहां पे समझ में जितना आता है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आप यहीं पे सब कुछ समझ जाएं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया, ये है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 6। ठीक है स्टूडेंट, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि ऐसे करते हैं हम, यहां पे ले जा इज इक्वल टू ऊपर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर 4 है। ठीक है, अगर नीचे वाले को ऊपर ले जाते तो उसकी पावर माइनस पावर चेंज हो जाती है, पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहां पे +6 जैसे होता है ना कि 1/x² है, तो इसको अगर ऊपर ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो x की पावर -2 हो जाएगा, अपॉन 1 रहेगा, है ना। ऊपर ले जाने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस होता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है ना। यहां पे पावर 6 से ऊपर ले जाने पे इसको इसके बगल में इनटू में मल्टीप्लाई में डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में ले जाने पे क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी और एज इट इज रहेगा अंदर cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर -6। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट जरा इंपॉर्टेंट बात यहां पे है। अब डिमाइवर थ्योरम क्या है? हाँ, डिमाइवर थ्योरम है स्टूडेंट नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू, जो ये पावर है ये एंगल के साथ आ जाती है, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये जो पावर n है ना, ये थीटा के साथ आ जाती है, थीटा के साथ आ जाती है। ठीक है, ये प्लस और ये भी प्लस अगर है तो सीधे थीटा के साथ आ जाती है, बात खत्म, और सब अंदर जैसा ही रहता है। ये डिमाइवर थ्योरम है। यहां पे क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा, प्लस है, पावर भी प्लस की है, तो जब बीच में प्लस हो पावर भी प्लस की हो तो 4 जो है एंगल के साथ लेके 4 थीटा हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर यहां माइनस है, पावर भी माइनस है, तब क्या होगा जी? हाँ, तब क्या होगा देखिए, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर -n अगर है तो माइनस, यहां भी माइनस हो यहां भी माइनस हो स्टूडेंट, तो ये जो है ये सेम यही हो जाता है, कहने का मतलब माइनस माइनस प्लस समझो, और cos -n यहां n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है। ये -n यहां पे आ जाता है, ये -n यहां पे आ जाता है, जो भी पावर में है वो थीटा के साथ आ जाता है, बट ये प्लस हो जाता है, ये माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन थीटा प्लस हो जाता है, इस टाइप से करके ये होता है। ये मतलब मैं याद करने के हिसाब से आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर दोनों जगह प्लस है तब भी यही आएगा और दोनों जगह माइनस है तब भी यही आएगा। लेकिन अगर एक जगह प्लस और एक जगह माइनस है तब क्या होगा, अगर एक जगह मान लीजिए यहां माइनस है और ये प्लस का ही है, ठीक है, तब यहां पे माइनस रहेगा, और अगर यहां पे प्लस है और यहां माइनस है तब भी यहां माइनस रहेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों जगह प्लस है
तो ये आएगा, दोनों जगह माइनस है तो यही आएगा। अगर एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, कहीं भी हो सकता, तब यहां बीच में माइनस आएगा। बस हमें केवल जरूरत है अभी इसकी कि दोनों जगह माइनस और दोनों जगह प्लस की, ठीक है। तो 4 आगे आ जाएगा तो सेम हो जाएगा, 4 आगे थीटा के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा, ठीक है। और ऐसे ही -6 भी थीटा के साथ, मतलब 6 थीटा के साथ ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 जो है थीटा के साथ आ जाएगा। ये ऐसे याद रख लीजिए इसको, cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा, बस ऐसे याद रख लीजिए। माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सेम ही आ जाता है, मतलब, और 6 जो है थीटा के साथ आ जाता है। बस इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट ये तो है सेम। दूसरा जो डिमाइवर थ्योरम है वो ये है कि cos अल्फा 1 प्लस आयोटा साइन अल्फा 1 इंटू cos अल्फा 2 प्लस आयोटा साइन अल्फा 2 इज इक्वल टू, वैसे तीसरा भी हो सकता है, अल्फा 3 भी हो सकता है, अल्फा 4, हम दो ही ले रहे हैं फिलहाल, ठीक है, क्योंकि यहां पे दो ही है। तो ये डिमाइवर थ्योरम कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे मल्टीप्लाई में है, यहां पे एंगल से में, यहां पे एंगल से में, तो ये दोनों कॉस के साथ आ जाते हैं। कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, कॉस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, कॉस के एंगल एक साथ जुड़ जाते हैं, प्लस आयोटा साइन के एंगल एक साथ जुड़ जाते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये जो है डिमाइवर थ्योरम है, याद रखना पड़ेगा आपको। यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस के एंगल एक साथ जुड़ जाएंगे जी, तो क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा प्लस 6 थीटा हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 4 थीटा प्लस 6 थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा और 6 थीटा tan थीटा होता है, प्लस आयोटा साइन tan थीटा होता है। और यही आपकी राइट हैंड साइड, देख लीजिए, प्रूव्ड, ऐसे प्रूव इसको कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए समझिए। और स्टूडेंट कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इसको पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, जैसे 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म, जैसे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बताए ना भाई हम, वो पोलर फॉर्म है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में बदलिए या चेंज कीजिए। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, जरा सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताइएगा ये आपसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और क्या आंसर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऐसी दो घन नहीं, एक गलत है, पॉजिटिव धन होना चाहिए। ऐसी दो धन संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 है और उनका योगफल निम्नतम है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज प्रोडक्ट इज 64 एंड देयर सम इज मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम और मैक्सिमम जहां पे दिख जाएगा क्वेश्चन में, समझो कि ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी दो घन संख्या ज्ञात की, धन संख्या सॉरी, पॉजिटिव नंबर, हाँ, जिनका गुणनफल 64 है। तो ऐसे दो नंबर बताने आपको जिनका दो नंबर, मान लीजिए x एंड y है, वहां हमें नहीं पता अभी कौन से दो नंबर है, हम x और y मान लेते हैं। हाँ, मान लीजिए दो पॉजिटिव नंबर x एंड y है, उनका मल्टीप्लीकेशन 64 है और उनका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए, उनका सम मिनिमम होना चाहिए और मल्टीप्लाई उसका 64 होना चाहिए, ठीक है। तो लेट टू पॉजिटिव नंबर, लेट हम मान लेते हैं कि वो दो पॉजिटिव नंबर x एंड y, लेट टू पॉजिटिव नंबर is x and y, therefore ATQ according to क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है कि वो क्या है, 64 है, ठीक है, इक्वेशन 1। एंड और उन दोनों नंबर का जो सम है x प्लस y, इन दोनों नंबर का जो सम है वो मिनिमम, उसको मिनिमम दिखाना है। तो जो सम को मिनिमम दिखाना है उसको कुछ मान लो, कोई फंक्शन मान लो, जैसे f मानते हैं या s मान लो। इसको दो नंबर का सम हमने s मान लिया, ठीक है, इसको मिनिमम दिखाना है। तो स्टूडेंट जिसको
मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना हो उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है 2 बार। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एस, एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको मिनिमम दिखाना है। किसको? एस को, एस मान रखा हमने इसको, हाँ, एस को मिनिमम दिखाना है। तो इसका मतलब एस को 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ds अपॉन dx, अगर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? x की कि y के? तो इसका जो डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन करने से पहले ये एंश्योर करना है कि वेरिएबल एक ही रहना चाहिए। यहां पे क्या है? 2 वेरिएबल x और y। तो इक्वेशन 1 की हेल्प से y की जगह पे आप 64/x रख सकते हैं। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई की जगह पे, यहां पे देखो ना x बटे में जाएगा ना इधर, तो y इज इक्वल टू 64/x, 64/x, है ना, बाई 1 लिख सकते हैं आप, बाई 1 x। अब वेरिएबल यहां पे क्या हो गया? 1 हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? 1 हो गया। और हमें वेरिएबल s इज इक्वल टू एक्स प्लस 64 x की पावर -1 लिख दो, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं होता है ना, तो x की पावर ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1, x को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब वेरिएबल एक ही बचा है, अब इस s का डिफरेंशिएशन 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसीजर है मिनिमम मैक्सिमा के क्वेश्चन का। डिटेल वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में वहां पे मिल जाएगा। अब इसका डिफरेंस, क्योंकि अब इसका वेरिएबल एक है x, अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू, s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें तो ds अपॉन dx आएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 64 कांस्टेंट है, और x की पावर -1 का क्या हो जाएगा? -1 आगे आ जाता है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, -1 आगे आ जाता है, और x की पावर 1 कम हो जाती है, तो x की पावर क्या हो जाएगी? -1 तो ऑलरेडी -1 और हो जाएगा, 1 कम हो जाएगी तो -2 हो जाएगी, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन माइनस x की पावर -2, ठीक है। एक बार और डिफरेंशिएशन कर दो इसका, हाँ? उसके बाद हम एम्प्लाइज अगेन डिफरेंशिएशन, पर यहां दिख नहीं रहा है तो कहां लिखे हम? चलिए इधर लिख देते हैं, एम्प्लाइज d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू ds अपॉन dx। इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2s अपॉन dx स्क्वायर हो जाता है ना, d अपॉन dx आगे लग जाता है, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर हो जाता है। ओके, 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा भैया 0, -64 है, कांस्टेंट है, x की पावर -2 का -2 आगे आ जाता है, तो ब्रैकेट में रख दो, -2 आगे आ जाता है, -2 आगे आ जाता है, और x की पावर 1 कम हो जाती है, मतलब x की पावर -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां से इसको थोड़ा सा और, d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 64 दुना कितना हो जाएगा? 128, प्लस का 128, 128, और x की पावर -3 इसको अपॉन में ले जाएंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, तो d2s अपॉन dx स्क्वायर हो गया वो 128 बटे x क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नाउ शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा मैं, आप ध्यान अभी जरा इसको समझ लीजिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो एक बार डिफरेंशिएशन करा हुआ होता है उसको 0 के बराबर रख दे। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0, ds अपॉन dx इज इक्वल टू 0, तो एम्प्लाइज इसको 0 के बराबर कर दो, 1 -64 x की पावर -2 अपॉन में ले जाओ तो x की पावर 2 हो जाएगा, इसको अपॉन में ले x की पावर 2 हो जाएगा, और इसको 0 के बराबर रख दो, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो यहां से स्टूडेंट देखिएगा कि ये इधर हो गया और x 0, तो x स्क्वायर -64 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो यहां से x इज इक्वल टू 64 का स्क्वायर रूट, हाँ, प्लस माइनस भी लगता है लेकिन प्लस का ही लेंगे क्योंकि x एक पॉजिटिव नंबर है, तो x की जगह पे 8 आ गया, क्या आ गया? x की जगह पे 8,
x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई जी। ठीक है, अब देखिए, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 8 देन, अब x इज इक्वल टू 8 जो x की वैल्यू आती है उसमें d2s अपॉन dx स्क्वायर देखा जाता है। व्हेन x इक्वल टू 8 देन d2s अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 128 अपॉन x की जगह पे 8, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कुछ भी होगा कुछ ना कुछ 128 पर, लेकिन है क्या है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये जो है ग्रेटर देन 0 है। और जब ग्रेटर देन 0 आता है d2s अपॉन dx स्क्वायर तब मिनिमम होता है, और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम मिनिमम का रूल है ये। तो x इज इक्वल टू 8 पर ही ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि जब x इज इक्वल टू 8 होगा तब s, ये जो s है दो नंबर का सम, वो मिनिमम होगा। ठीक है, देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू 8 देन s मतलब दो नंबर का सम, s इज मिनिमम। तो जब x 8 है तो y क्या होगा, इक्वेशन 1 से देयर 1 एम्प्लाइज x की जगह पे 8 रखेंगे तो 8 डिवाइड में जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 64 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8, तो y 8 आ गया आंसर। तो मतलब x और y की वैल्यू निकालनी थी दो नंबर, ऐसे दो नंबर 8 और 8 है, x और y की वैल्यू क्या आई है, 8 8 आई है। तो ऐसे दो नंबर 8 8 हैं जिनका, ऐसे दो नंबर 8 और 8 हैं जिनका प्रोडक्ट 64 है और उनका जो सम है वो मिनिमम है। तो आप चाहो तो चेक कर सकते कि कौन कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट 64 है। तो 1 इंटू 64 64 होता है, 2 इंटू 32 भी 64 होता है, 3 इंटू तो नहीं 4 इंटू 16 भी 64 होता है, 4 5 6 7 8 इंटू 8 भी 64 होता है। तो बस यही चार टाइप हैं जिनमें दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन 64 हो जाता है। अब इसमें यह देखना है कि दो नंबर 1 और 64 है, 2 और 32 है, 4 और 16 है, 8 और 8 है, तो इनमें किसका सम मिनिमम है, 8 और 8, इसका सम कितना है 16 है, इसका सम कितना है 20 है, इसका सम कितना है 34 है, इसका सम कितना है 65 है, तो सम मिनिमम किसका है, इसका है। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 64 और उनका सम मिनिमम हो, तो ऐसे दो नंबर 8 और 8 है, चेक भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, और इस बार के एग्जाम में आने की बहुत संभावना है इस क्वेश्चन के और इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन के, क्योंकि मिलता जुलता क्वेश्चन, थोड़ा बहुत अंतर कहीं आएगा लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो अब सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 स्टूडेंट, आपके पास फंक्शन दे रखा है, उसको हम fx मान लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है स्टूडेंट, प्रथम सिद्धांत से। वैसे तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x ही होता है, ठीक है ना, मतलब या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर fx इज इक्वल टू e की पावर x है तो f डैश x इज इक्वल टू भी e की पावर x होता है, f डैश x मतलब fx का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने जिसका डिफरेंशिएशन करना उसको fx मान लिया। अगर fx इक्वल टू e की पावर x है देन fx प्लस h इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने का तरीका ही यही है। ठीक है, fx इज इक्वल टू e की पावर x है तो fx प्लस h इक्वल टू क्या होगा, तो fx प्लस h इक्वल टू होगा e की पावर, जो x की जगह x प्लस h रखा तो यहां पे भी x की जगह x प्लस h रखो तो x e की पावर x प्लस h हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम fx और fx प्लस h पहले लिखते ही चाहे कोई सा भी हो, fx की जगह sin x हो, fx की जगह cos x हो, मतलब e की पावर x की जगह cos x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, tan x भी हो सकता है। ठीक है, तो fx इक्वल टू इतना है तो fx प्लस h इक्वल टू e की पावर x प्लस h, देयरफॉर बाई
फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स निकालना ना हमें, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है स्टूडेंट लिमिट, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, लिमिट एच टेंस टू 0 ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू, चलो यहां लिखते हैं इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू है ना, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की जगह क्या रखेंगे ए की पावर एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की जगह पे ए की पावर एक्स अपॉन एच, ठीक है स्टूडेंट, लिमिट एच टेंस टू 0 ए की पावर एक्स प्लस एच को ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच लिख सकते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है एक्स प्लस, तो ए की पावर एक्स प्लस एच को ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच लिख सकते हैं माइनस ए की पावर एक्स अपॉन एच, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए ए की पावर एक्स क्या है, कॉमन आ रहा है, हाँ, अब ए की पावर एक्स लिमिट क्या है, एच की है, तो जो ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो ए की पावर एक्स यहां पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, क्योंकि लिमिट एच की है तो वेरिएबल यहां पे एच वाले टर्म्स होंगे केवल, ठीक है, तो ए की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो सीधे बाहर आ जाएगा, ए की पावर एक्स बाहर आ जाएगा इनटू लिमिट से बाहर आ जाएगा, मतलब लिमिट एच टेंस टू 0 और 1 अपॉन एच यहां पे लिख सकते हैं आप, और अंदर बचेगा ए की पावर एच माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन एच, ये जो 1 अपॉन है यहां पे लिख दिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू ए की पावर एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन एच। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला होता है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, तो स्टूडेंट ए की पावर एक्स का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन ए की पावर एक्स इक्वल टू होता है 1 से शुरू होता है, ए की पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस इनफिनिट। तो e की पावर x का ये होता है, तो हमें e की पावर h का लिखना है, यहां पे क्या होगा 1 प्लस h अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस e की पावर h का, हाँ x की जगह h आ जाएगा बस, एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 डैश, और ये खत्म इनफिनिट तक, और फिर -1 ये है ना, इसको लिखेंगे, ठीक है। अब -1 से +1 कट जाएगा भैया, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा यहां पे लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है, इज इक्वल टू, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, ए की पावर x इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन एच का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो कट चुका है, 1 अपॉन एच का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां h जाएगा, h से h कट जाएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, प्लस यहां पे h जाएगा तो h से h कट जाएगा, एक h बचेगा, h अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यहां पे h जाएगा तो h स्क्वायर बचेगा ऊपर, h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 कहां तक, इनफिनिट तक जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, अब लिमिट लगा दो, अब लिमिट लगाने का मतलब h की जगह पे जहां जहां h है h की जगह 0 रख दो, e की पावर x लिमिट लगाया, यहां 1 अपॉन 1 हुआ, प्लस h की जगह 0 प्लस यहाँ पे 0, आगे भी h की और बड़ी बड़ी पावर होगी, सब जगह 0 0 0 0 आएगा जी। तो कहने का मतलब e की पावर x ब्रैकेट में 1 बचा केवल, और 1 इंटू e की पावर x, e की पावर x होता है आंसर, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आना चाहिए था, e की पावर x आगे फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला हमने। अब स्टूडेंट जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे आप सॉल्व करके कमेंट में मुझे इसका जवाब दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के एग्जाम के लिए। फर्स्ट प्रिंसिपल से e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमने बता दिया है, और ऐसे ही हमने कई और वीडियो लेक्चर में पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर में sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बता रखा है, cos x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बता रखा है, tan x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से बता रखा है। इस बार आप इसके अलावा एक तो sin x का कर लीजिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ज्ञात कीजिए,
और दूसरा 10x का कर लीजिएगा। इन दो को जरूर करना, इनमें से एक आने की संभावना बहुत अधिक है, sin x और 10x, इनमें से आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इनको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कमेंट में आंसर आपका क्या आया, sin x का डिफरेंशियल क्या आया फर्स्ट प्रिंसिपल से, 10x का क्या आया है। अगर आपने ये दो भी कर लिए साथ में तो 100% आप पास हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है। अब सेक्शन सी है स्टूडेंट। सेक्शन सी में 7 में से 5 करने होते हैं और इसमें एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का सेक्शन सी अकेला होता है भैया। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेमर रूल और स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स क्रेमर रूल 20वां क्वेश्चन क्रेमर रूल का है, इसके 20 बार आने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 7 + 14 आयोटा, सॉरी 24 आयोटा, इसके भी बहुत ज्यादा संभावना आने की। ठीक है, फिर ए इनवर्स है और क्वेश्चन है। तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है सेक्शन सी का, वहां जाके आप देख लीजिए। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा अन्य कोई क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।